नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 30 दिन पूरे हो गए। इस दौरान सरकार ने भी अपना सम्मेलन आंदोलन का एक जाल फैला दिया है। एक महीना पहले हाईवे को बीच से काट देने और सीमेंट के बने भीमकाय बोल्डरों से रास्ता रोकने की तस्वीरों से लगा था कि किसान बैरिकेड की दीवार नहीं पार कर पाएंगे। बेशक सरकार ने किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया, लेकिन किसानों ने भी अपने आंदोलन को बैरिकेड में बदल दिया है। किसान आंदोलन सरकार के बनाए बैरिकेड की दीवारों से अपनी दीवार ऊंची करने लगा, मगर बैरिकेड सिर्फ वही नहीं थे जिसे पुलिस लगा रही थी। आप कंप्लेन करने जाएं, कंप्लेन नहीं दर्ज होगी। 2 दिन से जिसकी बेटी लापता है, पुलिस खोजने के बजाय यह प्रमाणित करने पर जुटी है नहीं हत्या नहीं हुई है, डूब कर मरी है। वही एसपी भदोही का कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि हत्या है, लाश जलाई गई है। आज कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैंने तो ऐसे ही बयान दे दिया था, ये तो डूब के मरे हैं। भाई बिना जांच के तुम्हें कैसे पता कि वो डूब के मरी है? तुम मौके पे मौजूद थे क्या? बिना इन्वेस्टिगेशन के तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो डूब कर मरी है? कोई जांच की है क्या तुमने? अब एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies. यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी। और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। इस उम्मीद में कि कोई देख रहा होगा, इस उम्मीद में कि जो भी देख रहा होगा उसे दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है। देखने की बात इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त अदालत से लेकर प्रशासन में बैठे लोग इसी सवाल से भाग रहे होंगे कि कोई उनसे ये ना कह दे कि आपने हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार का वीडियो देखा तो आपका क्या कहना है? क्या ऐसा होना चाहिए था? अब आप क्या कदम उठाएंगे? सारी कवायद तो यही थी कि कोई देखे नहीं। हाथरस की पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस क्यों करा रही थी? क्या इस तरह से अंतिम संस्कार कराना इस मामले में इंसाफ है? क्या इस मामले में अपराधी लड़की थी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने अपने स्तर पर ऐसा करने का फैसला लिया हो। इतनी रात को अंतिम संस्कार करने के पीछे मंशा क्या रही होगी? क्या यही कि सुबह होने से पहले मामले को रफा दफा कर दिया जाए? सवाल नंबर 1, बिना परिवार के अनुमति लाश क्यों जलाई गई? इसका जवाब ना तो जिलाधिकारी दे पाए, ना एडीजी दे पाए, ना डीजीपी दे पाए और ना एसीएस होम दे पाए। क्यों लाश जलाई? किसी के पास जवाब नहीं। बस एक जवाब, दंगा हो सकता था। जज साहब ने कहा कि लाश जलाए जाने के बाद भी तो दंगा हो सकता था, उसका भी जवाब उनके पास नहीं। असंतोषजनक जवाब के साथ गए थे, बिना तैयारी के। इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था कि लाश क्यों जलाई गई, वो भी बिना एक गरीब परिवार। गौरव भाटिया, ये अब 8 तारीख दे दी गई है, हल अभी नहीं निकल रहा है, हल पर हम जाते हैं। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में 50 से ज्यादा 55 आंकड़ा पहुंच चुका है, किसानों की मौत हो चुकी है। रोज बैठक, रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती? या ये सरकार की प्राथमिकता नहीं? एक दूसरा बैरिकेड भी था जो पुलिस के लगाए बैरिकेड से ज्यादा ऊंचा और मजबूत था। गोदी मीडिया का बैरिकेड। जल्दी ही किसान खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी नाम के बैरिकेड से घेर दिए गए। आप देखेंगे कि सरकार से बातचीत को लेकर आंदोलन में 6 महीने के इंतजार का धीरज तो है, लेकिन पहले ही 2-3 दिनों में गोदी मीडिया को लेकर धीरज चला गया। आंदोलन के भीतर गोदी मीडिया के बहिष्कार के तरह तरह के पोस्टर लगा दिए गए। रिपोर्टरों ने अपने माइक की पहचान उतार दी, जिसे चैनल आईडी कहते हैं, ताकि वे किसानों के बीच चैनल के नाम से पहचाने ना जा सके। इन रिपोर्टरों की गलती नहीं थी, लेकिन स्टूडियो से जब किसानों को आतंकवादी कहा गया तो उनके रिपोर्टरों का विरोध किया जाने लगा। मुख्य धारा के मीडिया संस्थानों का कारोबार कई हजार करोड़ रुपए का है, लेकिन कर्जे में डूबे किसानों के बीच उनकी साख मिट्टी में मिल गई। किसान YouTube में स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को देखने लगे और स्थानीय चैनलों का नाम अपनी जुबान पर बड़े बड़े ब्रांड की जगह लाने लगे। समाज के तौर पर निर्लज्जता की सभी सीमाएं पार की हैं मैंने। बदनाम करने, वो लोग चिन्हित किए जाएं जो एक दलित परिवार, गरीब परिवार, जिसके समय 2 जून की रोटी का संकट, उनके परिवार को बदनाम करते हो कि उनको 100 करोड़ रुपए मिले। तुम्हें शर्म नहीं आई?
जिनके पास कल क्या खाएंगे इंतजाम नहीं है, तुम उनको कहते हो कि वो पीएफआई के एजेंट हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिनके पास चलने का साधन नहीं है, जिनके पास अपनी बात कहने का मंच नहीं है, तुम उनको नक्सली कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? जो अपनी बात कहना चाहते थे, तुमने पैसे से उनका मुंह बंद करने की कोशिश की, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम डीएम भेजकर उनको धमकाते हो, उनको डराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? और आज कोर्ट ने भी तुम्हें इतना डांटा, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? तो बेशर्मी के कितने चरित्र हो सकते हैं, आज ये इसका पर्दाफाश हुआ। वो चेहरे बेनकाब हुए हैं जो हाथरस की गुड़िया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आज न्यायपालिका के ऑब्जर्वेशन के बाद उनके खुद के मुंह काले हो गए हैं। वो सामने लाए जाएं जो पीएफआई इंटरनेशनल प्लाट और 100 करोड़ की फंडिंग की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कोर्ट उस प्रकरण को भी संज्ञान में ले और पूछे, बात करे, इसके सबूत सार्वजनिक किए जाएं कि आखिर विक्टिम शेम का काम कौन लोगों ने किया, किसके इशारे पे किया, कौन लोग इसके पीछे। आप खुद बता दीजिए, कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं है। क्या ये जो टीवी चल रहा है देखने लायक है क्या? खुद बता दीजिए ना। आपकी सेंसिबिलिटी जो आपके माँ बाप ने जिस तरह के माहौल में पैदा किया है, आप चाहेंगे इस तरह से?